हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए रागा का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने वैसे सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको आने वाले परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे साथ आप भी इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना और आज के मॉक टेस्ट में आपका मिनिमम टारगेट 25 क्वेश्चंस का होना चाहिए। अगर आपने 30 में से 24 से 25 क्वेश्चंस भी सही कर लिए हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और डेफिनेटली आप आने वाले एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लोगे। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी मॉक टेस्ट अभी तक मैंने करवाए हैं इन सभी का पीडीएफ मैं आज टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा या फिर मैं वेबसाइट पर भी अपलोड कर दूंगा। आप दोनों में से कहीं से भी डाउनलोड कर लेना। लिंक दोनों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। दोस्तों, जो हड़प्पन पीपल्स थे वे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते थे मेटल्स एंड प्रीसियस स्टोन्स का। दैट मीन्स कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। तो दोस्तों, अगर आप लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी मिनिमम एज 25 ईयर्स की होनी चाहिए और दोस्तों यह हमारे संविधान में आर्टिकल 84 में बताया गया है। इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु क्या होती है, तो वहां पर आपकी मिनिमम एज 30 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल 5 सालों का और राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो ये 3 एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं। ये तीनों के तीनों फैक्ट ऑलरेडी आपके एयरफोर्स एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 1928 में गुजरात में भू राजस्व की प्रस्तावित वृद्धि के विरुद्ध बारदोली के किसानों ने अपना अभियान किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया था। दोस्तों, यहाँ पर 1928 में बारदोली आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। आपको बताना है कि एरिया के टर्म्स में इंडिया का रैंक कौन सा है वर्ल्ड में। तो दोस्तों, क्षेत्रफल के मामले में भारत 7वें स्थान पर आता है जबकि पहले स्थान पर रसिया देश आता है। वही अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के आधार पर, तो भारत का स्थान पूरे वर्ल्ड में सेकंड है जबकि चाइना का स्थान इस मामले में पहले नंबर पर आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर इज सेंट जॉर्ज फोर्ट लोकेटेड। दोस्तों, यह जो सेंट जॉर्ज किला है यह लोकेटेड है आपकी चेन्नई में। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आपके एयरफोर्स एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जो जापान के पार्लियामेंट है उसे हम बोलते हैं डाइट। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। विश्व मानवीय दिवस दैट मीन्स कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मनाते हैं हम लोग प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है। √128 प्लस √260 माइनस √16, इसका वैल्यू आप सभी को बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए √128 प्लस √260 माइनस √16 को अगर आप बाहर निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, √128 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, 260 माइनस 4 256। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 128 प्लस 256 किसका रूट है, तो ये आपका 16 का रूट है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 16 लिख दिया। 128 और 16 होता है 144 और 144 किसका रूट है, तो 12 का रूट है। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। गिवन दैट 10% ऑफ ए इनकम इक्वल टू 15% ऑफ बी इनकम इक्वल टू 20% ऑफ सी इनकम। If the total sum of his income is Rs 7800, then which income will be। यहाँ पर बताया गया है कि A का 10%, B के 15% और C के 20% के बराबर है। अगर इन तीनों का इनकम का सम 7800 है
तो आपको यह बताना है कि बी का इनकम क्या हो जाएगा। तो देखिए, मान लो कि यहां पर सबसे पहले क्या मान लेते हैं, ए बी और सी की जो इनकम है वो क्रमशः क्या क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है। तो ए का इनकम क्या हो जाएगा, ए का इनकम हो जाएगा एक्स का 10% इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई के 15% के बराबर, और इक्वल टू हो जाएगा जेड के 20% के बराबर। यहां से आ गया, तो यहां से अगर हम एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड निकालें तो शून्य तो नीचे ऑटोमेटिक कैंसिल होता चला जाएगा, ऊपर में जो आपकी वैल्यू बच गई है वो आपका हो जाएगा 0.1 इक्वल टू 0.15 इक्वल टू 0.2। ठीक है, ये आपका इक्वेशन पहला बन गया। इसके बाद क्या कहा गया कि एक्स वाई और जेड तीनों के इनकम का जो वैल्यू है वो 7800 है, यह हमारा दूसरा रेशियो बन गया। अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है, यानी कि 0.1 x इक्वल टू 0.15 इक्वल टू 0.2 जेड है, तो हम यह बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ से सिर्फ हम y का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 0.15 y इक्वल टू 0.2 जेड है, तो सिर्फ y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4y 3z। यहाँ पर इसका आप रेशियो निकाल लोगे तो, और इसी तरह से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2z। अब हमारे पास दोस्तों z प्लस 4y 3z प्लस 2z इक्वल टू क्या है 7800 है, क्योंकि x y और z का मान यहाँ पर 7800 दिया गया था और x और y का मान हमने z के टर्म्स में ऑलरेडी निकाल रखा है। तो यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो z का वैल्यू निकल कर आपको मिल जाएगा दोस्तों 1800। हमें पता करना है b का, तो b का इनकम क्या हो जाएगा, b का इनकम हो जाएगा देखिए 1800 का 4/3, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है b का इनकम जो है वो 1800 का 4/3 ही है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 से 1800 600 बार में, और 600 गुना 4 करोगे तो आपका 2400 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी तरह से चाहते हो तो आप ए का इनकम निकाल सकते थे। ए का इनकम कैसे निकलेगा, जेड का वैल्यू 1800 है और ए बराबर है 2z, यानी कि जेड का इनकम यहाँ पर 3600 हो जाएगा। तो जो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए आप इसी तरह से एक्स वाई एंड जेड का क्रमशः अलग अलग इनकम फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में कुल परिवर्तन कितने का होगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में ऑलरेडी करवा रखा है। देखिए यहाँ पर मान लो कि उस व्यक्ति का जो इनिशियल पेमेंट था, ठीक है, स्टार्टिंग वेतन उसका कितना था 100 रुपये का था। अब कंडीशन यह दिया गया कि सबसे पहले उसके वेतन में 20% की वृद्धि की गई, तो 100 से बढ़कर अब उसका वेतन क्या हो जाएगा 120 रुपये हो जाएगा। और फिर उसके बाद कहा गया है कि उसके वेतन में 20% की कमी की गई, तो 20% का कमी किया जाएगा किस में 120 में ना, यानी कि 24 रुपये का कमी किया गया, तो यहाँ पर 24 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ, तो उसने जब जॉब शुरू किया था तब 100 रुपये से साथ स्टार्ट किया था, और अब फाइनली उसका जो वेतन है वो आ गया है 96 पे, तो फर्क क्या पड़ा 4% की कमी हुई उसके वेतन में। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, पेपर चार्ज इज Rs60 पर kg, हाउ मच एक्सपेंडिचर वुड बी देयर टू कवर अ क्यूब ऑफ एज 10 मीटर विथ अ पेपर इफ 1 kg ऑफ पेपर कवर्स 20 स्क्वायर किलोमीटर पर एरिया। यहाँ पर यह कहा गया दोस्तों कि 1 किलो का जो पेपर है ना वो 20 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर करता है, और यहाँ पर पेपर का जो चार्ज है वो 60 पर kg है। तो आपको बताना है कि एक क्यूब जिसका एज 10 मीटर है इसे कवर करने के लिए कितना कॉस्ट लगने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू ए का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 600 मीटर स्क्वायर आपका टोटल एरिया आ गया ना, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 20 स्क्वायर मीटर एरिया के रेशियो में कवर करेगा। तो अगर हम यहाँ पर से निकालें तो टोटल हमें 30 kg पेपर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 kg पेपर आपका 20 स्क्वायर मीटर को कवर करता है, और टोटल 30 kg का पेपर हमें जरूरत पड़ रहा है। 1 kg का दाम 60 रुपया है, तो 30 kg पेपर का दाम क्या हो जाएगा 1800 रुपये। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ₹1800। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो वो कितने समय की बचत करती। क्वेश्चन देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है दोस्तों, लेकिन इसे सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मान लो कि
आपकी जो ओल्ड है, ठीक है, ओल्ड स्पीड है ट्रेन की, वो क्या हो जाएगा SO, और आपकी जो न्यू स्पीड है ट्रेन की वो क्या हो जाएगा SN मान लेते हैं। इसके अलावा हमारा जो ओल्ड टाइम था दोस्तों वो आपका हो जाएगा TO, और हमारा जो न्यू टाइम है ट्रेन का वो आपका हो जाएगा TN। 4 इक्वेशन हमें मिल गया। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि वो अपनी सामान्य चाल से 7/11 चाल से चलता है, यानी कि उसका जो न्यू स्पीड हो गया वो क्या हो जाएगा SO का 7/11, SO का 7/11, ये हमने यहाँ पर पता कर लिया। और इसके बाद क्या निकाल सकते हैं कि SN/SO, यहाँ पर इस SO को अगर नीचे ले आए तो हमारा रेशियो आ जाएगा ना 7/11, यानी कि हमारा जो न्यू टाइम है और ओल्ड टाइम है स्पीड है, दोनों का हमने यहाँ पर रेशियो फाइंड कर लिया। अब अगर इसका स्पीड का रेशियो यह है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, आपको पता होगा, अगर आपने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा तो स्पीड का इनवर्स होता है उसका टाइम। दैट मीन्स कि टाइम का रेशियो यहाँ पर 11/7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों कि हमें अपना न्यू स्पीड यहाँ पर पता करना है, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगा आपका 11x इक्वल टू 22 आवर्स ले रहा है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 आवर्स हो जाएगा। हमें पता करना है कि कितना टाइम बचाता है, तो टाइम बचाएगा ट्रेन, दैट मीन्स कि 11x माइनस 7x, दैट मीन्स कि 4x, और 4x में अगर x का वैल्यू हम 2 रख दें तो आपका आ जाएगा 8 आवर्स का। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द आवर्स ऑफ अ क्लॉक टू दैट ऑफ अ मिनट हैंड इज। एक घड़ी में जो आवर्स हैंड होता है और मिनट हैंड होता है, दोनों के स्पीड का रेशियो आप सभी को निकालकर बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मिनट हैंड की, कि मिनट हैंड अगर यहाँ पर अगर मिनट हैंड 1 घंटे की चाल चलती है तो कितना डिग्री कवर करता है, 360 डिग्री कवर करेगा ना, क्योंकि घड़ी में मिनट हैंड यहाँ से स्टार्ट करेगा और पूरा एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री कवर करेगा। वही अगर आवर हैंड की बात करें तो 1 घंटे में कितना कवर करेगा, 1 घंटे में यहाँ पर कवर करता है 30 डिग्री का, आप सभी को पता होगा। तो यही हमारा स्पीड हो गया, और दोनों का हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकलेगा, रेशियो निकालना है तो 30/360, क्योंकि किसका रेशियो निकालना था, हमें रेशियो निकालना था आवर्स और मिनट का। यहाँ पर इसे कैंसिल करोगे तो 1/12 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। इफ 60 इज रिड्यूस्ड टू 60% ऑफ अ नंबर 60 इज ऑब्टेन्ड, देन द नंबर इज। यहाँ पर क्या कहा गया कि एक नंबर का 60% में से अगर हम 60 को घटाते हैं तो हमें 60 मिलता है। आपको बताना है कि वो नंबर क्या है। सपोज द नंबर बी एक्स, ठीक है, नंबर हमारा क्या है एक्स है। अब कंडीशन में क्या दिया गया कि एक्स का 60% में से अगर हम 60 माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है 60, तो हमें इसी एक्स का वैल्यू फाइंड करके बताना है। कैंसिल करोगे तो 0 से 0, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3x/5 माइनस 60 इक्वल टू 60। तो 3x/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 प्लस 60, दैट मीन्स कि 120। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 120 गुना 5/3, 3 से कैंसिल होगा 40 और में 40 गुना 5 200, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 200। यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब अगर आप चाहो तो देख सकते हो 200 का 60% कितना होता है, 200 का 60% हो जाएगा 120, और 120 में से अगर हम 60 को घटाते हैं तो हमें 60 मिल रहा है ना, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर इस साल एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए अभी खास ऑफर चल रहा है, जिसके तहत जो एक ई बुक आपको दिया जाता था 51 रुपीज में, उसी दाम में आपको एसएससी जीडी का एक कंप्लीट 10,000 जीके का ई बुक और एयरफोर्स 2023 एग्जाम के लिए स्पेशल 1000 इंपॉर्टेंट जीके का ई बुक आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इस ई बुक को पढ़ने के बाद दोस्तों जीडी एंड एयरफोर्स एग्जाम में आपको कहीं से भी और कुछ पढ़ने कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी ई बुक से पूछे जाएंगे। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना 9430042848। यहाँ पर मैं आप सभी के साथ ई बुक शेयर कर दूंगा। इसके अलावा आप चाहो तो इसे इंस्टा मोजो से भी परचेज कर सकते हो। इंस्टा मोजो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ दर्शाए गए ट्रेंगल एबीसी के लिए कौन सा कथन सही है। तो देखिए एक इस तरह का आपका ट्रेंगल है ना, ऑब्ट्यूज एंगल, जहाँ पर ए है, बी है और सी है। इसमें कुछ यहाँ पर इक्वेशन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इक्वेशन सही होगा। तो इस इक्वेशन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर 90 डिग्री का, और फिर एंगल
ए डी सी को लेकर के अपना वैल्यू निकालेंगे तो इस अनुसार से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। जिस प्रकार से पार्लियामेंट संबंधित है ग्रेट ब्रिटेन से, उसी प्रकार से कांग्रेस किससे संबंधित होगा। तो देखिए दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन का जो संसद है ना, इसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट। उसी प्रकार से जो कांग्रेस है वो किस देश का संसद है, तो यह संसद है आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। यहां पर एक सीरीज दी गई है 325, 259, 204, 160, 127, 105। इसके बाद आपको बताना है कि क्या आने वाला है। तो देखिए 325 में से अगर आप 66 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 259। 259 में से अगर आप 55 माइनस करोगे तो 204। यहाँ अगर 45 माइनस करोगे तो 160। यहाँ 33 माइनस करोगे तो 127 और यहाँ पर 22 माइनस करोगे तो 105। अब हमें यहाँ पर 11 माइनस करना होगा और 105 में से अगर आप 11 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 94। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 क्वेश्चन में ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक बार आप खुद से इसे पढ़कर सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए इज द डॉटर ऑफ बी। बी एक कोई व्यक्ति है जिसके डॉटर का नाम क्या है, ए है। यहाँ पर जो भी मेल है उसे हम यहाँ पर स्क्वायर से डिनोट करेंगे और फीमेल को हम लोग सर्कल से डिनोट करेंगे। तो ए इसका क्या हो गया, डॉटर हो गया। बी इज द मदर ऑफ सी। बी भी आपकी फीमेल है, यानी कि हमने यहाँ पर इसे कर दिया। और किसकी मदर है, तो सी की मदर है। यहाँ पर ठीक है, क्या है, मदर का रिश्ता है। एंड डी इज द ब्रदर ऑफ सी। डी अब क्या है, भाई है ना, तो अब किसका भाई है, तो सी का भाई है। यानी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में सिबलिंग का संबंध है। तो आपको बताना है कि डी ए से कैसे रिलेटेड है, यानी कि इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो एक बात बताइए, बी जो है वो सी की भी माता है और बी जो है वो ए की भी माता है, और डी जो है वो सी का सिबलिंग है। दैट मीन्स कि बी जो है वो डी की भी माता होगी, यानी कि ये तीनों आपस में भाई बहन होंगे, जिसमें से दो का हमें पता है कि ए और सी बहन है, जबकि डी हमारी क्या है, भाई दिया गया है। हमें पता करना है ए और डी के बीच का रिलेशन। तो डी ए से कैसे रिलेटेड है, डी जो है वो ए का ब्रदर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19th क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है। 19th क्वेश्चन में है दोस्तों की अ क्लॉक हैज डॉट्स इन प्लेस ऑफ 3, 6, 9 एंड 12 ओनली। द क्लॉक इज केप्ट अपसाइड डाउन इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। इफ अ पर्सन इज सीइंग टाइम एट 7:50 इन द इमेज ऑफ द क्लॉक, देन व्हाट इज द रियल टाइम इन द क्लॉक। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक घड़ी है, ठीक है, और घड़ी में केवल क्या होते हैं, 12, 3, 6 और 9, 4 ही डॉट्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक अपसाइड डाउन मिरर रख दिया जाता है, यानी कि नीचे के साइड में एक मिरर रख दिया जाता है। एक सेकंड रुक जाओ, मिरर को मैंने थोड़ा गलत ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर इस प्रकार से एक मिरर रख दिया जाता है। तो आपको बताना है कि इस मिरर में अगर 7:50 का टाइम शो हो रहा है तो रियल टाइम क्या हो रहा होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जब भी आपके मिरर नीचे के साइड में रखा गया होगा ना, दैट मीन्स कि यहाँ पर वाटर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा, क्योंकि वाटर इमेज का फॉर्मेशन अपसाइड डाउन में ही होता है, नीचे साइड में ही होता है। तो जब भी अगर आपका इस तरह का वाटर इमेज फॉर्म्ड हो और आपसे रियल टाइमिंग पूछा जाए, तो इसका निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 17:90 में से जो भी आपका टाइम दिया गया है उसे घटा देना है होता है। तो यहाँ पर हमारा टाइम दिया गया 7:50, घटाएंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा और 17 में से 7 गया 10 आ जाएगा। दैट मीन्स कि दोस्तों आपका जो रियल टाइमिंग है वो यहाँ पर 10:40 हो रहा होगा। डी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। 2, 3, 10, 29, 66 कितना कितना है, 2 है, 3 है, 10 है, 29 है और 66 है। आपको बताना है कि अगला टर्म क्या आने वाला है। तो देखिए यह टर्म आगे कैसे बढ़ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को देखेंगे। तो 2 में क्या हो रहा है दोस्तों कि 0 का क्यूब प्लस 1 लिखा जा रहा है, ठीक है। 0 का क्यूब यहाँ पर और 1, अगर हम यहाँ पर इसे निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 का क्यूब और 2 लिखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2। फिर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर 0 का क्यूब नहीं, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। 1 का क्यूब प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
2 का क्यूब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 3 हो जाएगा, 2 का क्यूब अगर निकालेंगे दोनों में 4 + 2 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 का क्यूब निकालेंगे तो +2 करेंगे तो 29 हो जाएगा। 4 का क्यूब +2 करेंगे तो हमें 66 मिलेगा। तो अब जो अगला टर्म हमारा आएगा वो 5 का क्यूब होगा, दैट मीन्स की 125 + 2 दैट मीन्स की 127। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों आपका फर्स्ट टर्म गलत दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म की जगह पर 2 की जगह 1 आना चाहिए। इसे आप सभी लोग सुधार लेना, टाइपिंग करने में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर। यदि m डिनोट करता है मल्टीप्लीकेशन को, r डिनोट करता है माइनस को, k डिनोट करता है प्लस को और b डिनोट करता है डिवाइड को, तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 24 है, b और 4 है, लेकिन b डिनोट करता है डिवाइड को ना, इसलिए हमने यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4 लिख दिया। फिर आपका m 8 है, m डिवाइड करता है मल्टीप्लीकेशन को तो m × 8 कर दिया। k 6 है, k प्लस को तो +6 कर दिया और r 4 है माइनस की -4 कर दिया हमने। तो 4 से a डिवाइड होगा 6 बार में और 6 × 8 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 + 6 -4, तो 48 + 6 54 और 54 में से 4 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 50, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गो एंड कम इज रिटन एज ना टा का, ब्लैक एंड व्हाइट इज रिटन एज पा मा टा, देन हाउ इज गो रिटन। हमें बताना है कि गो कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखो इन दोनों ही नंबर्स में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी एंड है और यहाँ पर भी एंड है। तो इन दोनों को आप कोडिंग देखिए, कोडिंग में आपको क्या कॉमन दिख रहा है। तो कोडिंग में दोस्तों आपको एक टा कॉमन दिख रहा होगा, दैट मीन्स कि एंड का वैल्यू टा हो गया। अब इसमें अगर हम बात करें गो एंड होम में, तो एंड का वैल्यू तो हमें टा पता है, गो और कम का वैल्यू हमें नहीं पता है, जबकि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ना या फिर का होना चाहिए। अब अगर नीचे एक और इक्वेशन दिया रहता जिसमें गो या फिर कम में से कोई एक दिया रहता तब तो हम एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है और हमें कंफ्यूजन है इन दो इक्वेशन में, तो हम लिखेंगे ना और का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर में आपसे पूछा गया कि इन द गिवन फिगर हाउ मेनी पेन्स आर ब्लू। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ब्लू पेन की बात का ये रहे, अगर ओनली ब्लू कहा जाता ना तब आपका आंसर कुछ और आता। अब दोनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा इस चीज को समझिए। सबसे पहले तो हमें बताना है कि वैसा पेन जो ब्लू हो, तो पेन आपका स्क्वायर वाले में आएगा और ब्लू आपका ट्रेंगल नीचे वाले में आएगा। तो सबसे पहले तो इस स्क्वायर और इस ट्रेंगल में आने वाली संख्या 19 हो गई, पहला आपका ब्लू पेन ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों देखिए ये जो 4 आपको दिख रहा है ना, ये भी तो आपका पेन और ब्लू दोनों में आ रहा है ना, यानी कि हमारा जो टोटल ब्लू पेन है वो यहाँ पर 23 हो जाएगा। वही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता कि केवल ब्लू पेन कौन कौन से हैं, तो केवल ब्लू पेन कौन सा आएगा। सबसे पहले आपका क्या क्या आ गया, स्क्वायर के अंदर पेन आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें ब्लू लेना है ना केवल, तो केवल ब्लू आपका यही आ रहा है 19, तो हमारा जो आंसर आता वो 19 आ जाता, क्योंकि इसके ऊपर का जो 4 पेन है ना वो ब्लू में तो आ ही रहा है, इसके अलावा ब्लैक में भी आ रहा है। और मैंने आपसे क्या कहा कि अगर ओनली ब्लू पूछा जाए तब आपको ओनली 19 आंसर देना है, जबकि ब्लू केवल पूछा गया हो सिर्फ, यानी कि सिर्फ ब्लू दे दिया गया हो, ऐसा कंडीशन नहीं हो कि केवल ब्लू या फिर कुछ और, तब इस कंडीशन में आपको जितने भी ब्लू आ रही है पेन उन सभी का संख्या काउंट करके बताना पड़ता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। यहाँ पर कहा गया है कि इनमें से कौन से दो साइन को इंटरचेंज कर दें जिससे कि हमारा आंसर करेक्ट हो जाए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ए से लेकर ऑप्शन डी तक सारे साइन को इंटरचेंज करके देखना होता है कि किस इक्वेशन से आपका आंसर करेक्ट बैठ रहा है। मुझे यहाँ पर आंसर अभी मालूम है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर का सॉल्यूशन करवाता हूँ। अगर आप डी ऑप्शन को रखकर देखोगे, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करके, तो क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 था जिसे हम डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 है लेकिन डिवाइड को हम माइनस करना है तो इंटू 4 कर देंगे, -7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस है, -7 इक्वल टू 28। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/3 दैट मीन्स कि 3, तो 3 + 8 गुना 4 - 7, तो 8 चौका 32 प्लस 3 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 35 में से 7 आपको घटाओगे तो आपको मिलेगा 28 इक्वल टू 28। दोनों आपका इक्वेशन इक्विवेलेंट हो गया ना, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बैड इज रिटन एज 7 एंड सैप इज रिटन एज 9, हाउ इज बैन रिटन। देखिए बैड में क्या क्या आता है, BAD, बी में आपका 2 हो गया, एक में A और इसमें 4,
अगर इन सभी को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 + 2 + 1 यानी कि 7 मिलेगा। और आपका कोडिंग भी साथ ही किया गया है ना इसका। फिर उसी प्रकार से अगर हम सैप का देखें तो सैप में एस का वैल्यू 19 है, ए का वैल्यू 1 है और पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू 16 है। सभी को ऐड कीजिएगा तो 19 + 1 20 और 20 + 16 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इस 36 में 3 और 6 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 9। यही यहाँ पर कोड किया गया है ना। इसी प्रकार से हम बैन का कोडिंग करेंगे। तो बैन में क्या क्या आता है, बैन में सबसे पहले 2 फिर 1 और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 14। तो 14 + 1 15 और 15 + 2 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में 1 + 7 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल जो हमारा वैल्यू निकल कर आएगा वो 8 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 एंड आपकी 30, इन 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है खुद से सॉल्व करके, क्योंकि ये चारों क्वेश्चंस आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको लगभग 5 से 6 एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करवा दूंगा फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। आप इन चारों क्वेश्चंस का हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को रोक करके इसे सॉल्व करो और फिर हमें कमेंट करके सारे लोग जरूर बताना कि आपने इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व किया या फिर नहीं किया। और नंबर वाइज आप ऑप्शन के थ्रू बता देना कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। इसमें से आपको बताना यह है दोस्तों कि बाकी पांचों में से कौन सा एक फिगर जो है वो बाकियों से अलग हो रहा है। यही आपको इन चारों क्वेश्चन में बनाना है। तो एक बार जल्दी से आप सारे लोग करेक्ट आंसर फाइंड कीजिए और फिर हमें कमेंट करके बताइएगा। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।